नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर आज हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। कविता के बहाने में हम किसी विशेष कवि को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम में, जिनसे हम उनकी कविताओं पर बातचीत करते हैं, उनकी कविताएं सुनते हैं। साथ में जो कविता के बारे में उनके विचार हैं, उस पर भी हम यहाँ पर खुलकर बातचीत करते हैं। आज जम्मू से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे जो मूलतः कश्मीर के हैं और निर्वासन कवि हैं, डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर भरत को मैं आज के इस कार्यक्रम कविता के बहाने में जोड़ता हूं। फिर हम उनसे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और साथ में उनकी कविताओं के बारे में बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले जम्मू से हमारे साथ अब जोड़ रहे हैं डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत। नमस्कार भरत जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कविता के बहाने उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के पटल पर हमें आमंत्रित करने के लिए आपका आभार। आप हमारे अग्रज हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आज आपने हमें आवाज दी है और हम खींचे चले आए हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आपने समय निकाला और आज आप इस मंच पर जुड़े। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत वास्तव में कश्मीर से हैं। वो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आपसे। और आजकल निर्वासन में जम्मू में रह रहे हैं। मूलतः आप बाय प्रोफेशन प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं और कविताएं लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, समीक्षाएं भी करते हैं और साथ में साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं उसमें भी आप की रुचि है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे साथ अब मित्र जुड़ने शुरू हो गए। रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए, विजय संदेश जी जुड़ गए, अशोक मिश्री जी, विजय संदेश तो है ही, और सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपके बारे में मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत के कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण संग्रह आपका 1995 में जो प्रकाशित हुआ है, फिरन में छुपाए तिरंगा, जिस पर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उसके बाद 2006 में आपका एक और संग्रह आया, नींव तुम्हें नमन। इसके अतिरिक्त आपके कहानी संग्रह भी छपे हैं, जिसके बारे में हम आपसे ही बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे अपने मित्रों के लिए ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप, जीवन कहाँ से, कहाँ किस स्थान पर आपका शुरू हुआ है, शिक्षा दीक्षा आपके जो आपका जो बाल्यकाल रहा है, शिक्षा दीक्षा कहाँ पर शुरू हुई आपकी? जी, मुझे महदी वर्मा की एक कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उसकी 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही है, उमड़ी कल थी मिटा चली। क्या बात है, क्या बात है, तो ये वाह। वैसी ही बात है परिचय की कि जैसे बादलों के लिए सारा आकाश है, लेकिन आकाश में उनके लिए कोई भी कोना नहीं है, आना और जाना है, यही संगम है जीवन का। तो मैं मूलतः मारतंड का निवासी हूँ। गांव मेरा कश्मीर में है, जो हमारी जन्मभूमि है। मैं उस मारतंड का वासी हूँ जहां इतिहास पुरुष पंडित कृपाराम दत्त हुए हैं, जहां प्राचीन शारदा लिपि के ज्ञाता रहे हैं, जहां ज्योतिष आचार्य हुए हैं। मैं उस मारतंड का वासी हूं जहां बिल्कुल पास में एक पठार पर 8वीं शताब्दी का प्राचीन मारतंड मंदिर आज भग्नावशेष की अवस्था में
हमारे सामने उस इतिहास को बोल रहा है, साक्षी है। मैं उस मारतंड का वासी हूं जहां पर डॉक्टर श्रीनाथ तिक्कू जैसे विद्वान हुए हैं, जिन्होंने जो आयुर्वेदाचार्य थे और शारदा लिपि पर जिन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी और हमारे सामने शारदा लिपि को लाया था। और हमारे ही गांव में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं। मेरे अग्रज महाराज शाह जी, जो मीडिया कर्मी भी रहे हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं। श्री महाराज कृष्ण संतोषी जी मेरे अग्रज साहित्यकार, और पंडित नारायण जुखार, स्वर्ण जुखार जैसे लेखक, जैसे मनीषी, जैसे इतिहासकार, उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमि से मैं बिलोंग करता हूं, मैं उसका वासी हूं। और आज जब मैं अपने बचपन पर नजर दौड़ाता हूं, अपने भीतर झांकता हूं और एक आंकलन करता हूं, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि अपने बारे में बोलना और अपने बारे में आकलन करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। अपने बारे में कुछ बोलना, हम दूसरों के बारे में तो बहुत ही सहज रूप से बोल लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ियां भी आती हैं कि अपने बारे में बोलना पड़ता है। तो जब मैं अपने आंखें मीचता हूं और अतीत में चला जाता हूं, तो अपने को मैं मां की गोद में पाता हूं। क्या बात है। उस घर के पालने में, उन गलियों में, यारवल के उस संगम में अपने को पाता हूं, जहां मेरा बचपन बीता, जहां किशोर अवस्था तक हम आए, जहां हमारी पढ़ाई हुई। और जब मैं इन गलियों में, इस गांव में जब मैं लौट आता हूं स्मृतियों में, तो मैं भीतर से एक सिरहन होती है जो मुझे कचोटती है कि वह गांव, वो गलियां, वो संगम, वो हवा, वो वातावरण आज हमारे आसपास नहीं है, बहुत दूर है। आज हम निर्वासन में हैं और इस निर्वासन में बहुत कुछ लिखा गया है। तो मुझे एक बात जो यहाँ कहनी है कि माँ कहती है कि जब आपका जन्म हुआ था, तो जन्म के समय 1-2 दिन के बाद जब दाइयां नहलाने के लिए ले गई थीं, उस समय कुछ अदला बदली हो गई। मेरे स्थान पर कोई और बच्चा आ गया और मैं किसी और स्थान पर पहुंच गया। और जब उन्होंने छुअन, स्पर्श, मेरा रुदन, वो जब उन्होंने महसूस किया, तो उन्हें लगा कि मेरा बच्चा जो है मेरी गोद में नहीं है, मेरे पास नहीं आया है। तो उन्होंने अपनी मां को संकेत किया कि मेरा बच्चा वहां पर उस पलंग पर रो रहा है। तो मुझे वापस लाया गया। बाद में मुझे मां ने बोला कि जिस मां के पास जाकर के तुमने दूध पिया और जिस बच्चे ने मेरा दूध पिया, वो बच्चा एक साजदा का था, मां साजदा का, और मैंने उसका दूध पिया, उसने मेरी मां का दूध पिया। तो जब ऐसी कुछ मार्मिक बातें हम सुनते हैं, तो ऐसी घटनाएं जो है हमारे पर एक प्रभाव डालती हैं। हमारी जो पढ़ाई है वो गांव में हुई। जैसे प्राथमिक 5वीं तक डीपी स्कूल में पढ़े, उसके बाद मिडिल तक और 12वीं तक की जो पढ़ाई है गांव में हुई। तत्पश्चात अनंतनाग में 1983 में हमने वहां से बीए की डिग्री प्राप्त की और तत्पश्चात हिंदी साहित्य में एमए करने के लिए हम श्रीनगर गए और कश्मीर विश्वविद्यालय से हमने हिंदी में एमए किया। और हिंदी में एमए करने के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि कुछ समय के बाद ही वहां से निकलना पड़ा। लेकिन उससे पहले 1988 में मुझे त्राल में एक कॉलेज था, वो नया नया बना था, तो वहां पे मुझे प्राध्यापक के नाते जो है 4-5 महीने तक कार्य करने का अवसर मिला। और उसके बाद मैंने एमफिल की पढ़ाई प्रारंभ की और मेरा जो एमफिल का विषय था आंगन के पार द्वार समीक्षात्मक मूल्यांकन। और मेरे मार्गदर्शक रहे हैं डॉक्टर अयूब प्रेमी, कश्मीर विश्वविद्यालय के जी मार्गदर्शक थे डॉक्टर अयूब प्रेमी जी। तो जब
88-89 में ये शोध कार्य प्रारंभ हो रहा था और इसके लिए मैं कार्य कर रहा था। तो इसी बीच जो है ऐसी घटनाएं घटी, प्रतिकूल परिस्थितियां, और उन प्रतिकूल परिस्थितियों ने हमें वहां से उखाड़ दिया। जो वहां असुरक्षा का भाव और एक जो आंसलाट हुआ, उसने हमें उखाड़ दिया और विवश होकर के हमें वहां से निकलना पड़ा। और कभी कभी मन, बहुत सारे प्रश्न आते हैं सामने, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं क्या आप घर छोड़ करके आ गए? तो उनसे एक प्रश्न ये जरूर है कि यूं ही कौन घर छोड़ करके निकलता है? अपनी पुरखों की थाती, वो धरती जिससे एक लगाव होता है, उस धरती को कौन अपने को अलग कर सकता है? तो वहां से हमें निकलना पड़ा। और बाद में कई वर्षों के बीच में मुझे फिर वो एमफिल की थीसिस, वो भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि किस प्रकार से फिर डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू जी के द्वारा जो है मैंने वो सबमिट की थी फिर वो थीसिस एमफिल की। और करीब करीब 8 वर्ष मुझे एमफिल की उपाधि प्राप्त करने में समय लगा। 8 वर्ष, 8 वर्ष जो 1-2 साल में पूर्ण होना चाहिए जी, था, जी, वो आपने जो 1.5 8 वर्ष साल का लगे। जो जी। कोर्स था, जो 1.5 वर्ष में जो उपाधि मैं प्राप्त कर सकता था, वह उपाधि जो है मुझे 8 उसमें साल लग गए 8 आपको। वर्ष का समय लगा। और मेरा जो वाइवा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, कश्मीर यूनिवर्सिटी। और बार बार जो पत्राचार हुआ वो सब कुछ उसके बाद जो है वहां हुआ। और जो फिर बाद में जो है मेरे जीवन में जब विस्थापन हुआ, हम विस्थापित कैंप नगरोटा में रहते थे। उस त्रासदी को हमने बहुत निकट से देखा है। कैंप में रहना, टेंट में रहना, जहां पर आसपास कुछ नहीं है, न दरवाजा है, न खिड़कियां हैं, न झरोखा है, केवल पर्दा उठाना है, सरकाना है, गिराना है, तो हम सबसे एकदम मुखातिब हो जाते हैं वहां पे। तो उस विस्थापित कैंप में हम रहे और वहां से फिर हमारे जीवन का जो एक अगला पड़ाव प्रारंभ हुआ, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में चला गया और उस करीब पर करीब उस, उस पर महाराज जी बात करेंगे, जी, जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या परिवार में ऐसा कोई वातावरण था क्या, या अपने जो आपके साहित्यिक मित्र हुआ करते थे उनसे उठने बैठने से आप को वो एक अंदर से भावना जागी कि कविता लिखनी चाहिए आपको? दरअसल 10वीं के बाद कुछ ऐसे 1-2 मित्र थे जो लिखा करते थे, तुकबंदी, गजलें, गीत, और विशेषकर प्रकृति और प्रेम पर जो कविताएं लिखी जाती थी उन दिनों। तो हम भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करते थे, लेकिन उस लेखन में जो गति मिली, जो प्रवाह, जो एक दिशा मिली, वह तभी मिली जब हम कॉलेज में गए। कॉलेज में जाकर के जो हमारे वहां पे आचार्य थे, जो हमें पढ़ाते थे, वो हमें प्रेरणा देते थे कि कॉलेज की मैगजीन है, पत्रिका छप रही है, उस पत्रिका में आप कुछ लिखिए, कविता लिखिए, आलेख लिखिए। तो वहां से एक प्रेरणा मिली। तो मेरी पहली कविता जो है वो महाविद्यालय वेरीनाग करके उस पत्रिका का नाम था कॉलेज की, अनंतनाग में। तो उस पत्रिका में मेरी पहली कविता छपी जिसका शीर्षक था तिरंगा था। तो आगे जाकर के तिरंगा का एक इतिहास और आया सामने। तो तिरंगा जो है 2 पृष्ठों की एक वो कविता थी जो देशभक्ति के पर आधारित थी, जो हुतात्माओं, जो बलिदानियों को समर्पित थी। ऐसी 1-2 पृष्ठों की एक कविता मैंने उन दिनों रची थी। और आगे जो साहित्य के आयाम जो खुले जब श्रीनगर में मैं गया और वहां पर जब हिंदी साहित्य में एमए जो पढ़ाई थी, जो जब शुरुआत हुई, तो वहां पे जो वातावरण था, जो वहां पे हमारे प्राध्यापक थे डॉक्टर भूषणलाल कौल जी, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू जी, और उन दिनों डॉक्टर शर्मा जी जो आगरा से, मतलब फिर बाद में वो 1-2 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद वो रिटायर हो गए थे। तो डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा जी थे उन दिनों वहां पे।
तो उन्होंने भी मतलब काफी प्रेरणा दी लिखने की। मतलब उनमें एक ऐसी क्वालिटी थी, एक विशेषता थी कि सभी से वे बातचीत करते थे और प्रेरित करते थे कि कुछ ना कुछ लिखना चाहिए आप लोगों को। नहीं, अच्छा, तो एक अच्छा, उन दिनों कुछ लगा आपको, जो वातावरण अब बन रहा था, जो पक रहा था, जो 90 में फिर निर्वासन, एक एनमास जो माइग्रेशन वहां से निकलना पड़ा, तो कुछ सुगबुगाहट मिली आपको, कुछ ऐसा कि ऐसा हो रहा है जो आपकी कविताओं में कहीं प्रतिबिंबित हुआ, आपकी कविताओं में कहीं कहीं पर उसका कुछ दिख रहा है, लग रहा है? एक मतलब पूर्वाभास तो हो रहा था, वहां का जो वातावरण था। दरअसल हिंदी विभाग अपने में लगता था उनको कि यही एक टारगेट वाला विभाग है। तो हिंदी विभाग को देख करके उनको पूरा भारत याद आ जाता था। लेकिन वहां पे जो अन्य छात्र जो वहां पे पढ़ाई करते थे, और जब कभी हम पूरे लान में घूमते थे अपने झुंड के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आभास हो रहा था, एक दहशत भरा, एक ऐसी कानाफूसी हो रही थी कि कुछ ना कुछ पक रहा था, ऐसा लग रहा था उन दिनों। और जो हमारे अग्रज कवि हैं, डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी जी, मोहन निराज जी, तो उनकी भी जब कविता हम पढ़ते थे तो उसमें हमें कहीं ना कहीं वो पूर्वाभास दिखता था कि कुछ ना कुछ घटने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। और अक्सर जो हमारे आचार्य जी जो थे, जिनको हमसे अधिक मतलब आभास होता था, तो वे हमें कुछ ना कुछ इस तरह का कहते ही थे कि थोड़ा संभल कर चलो, ध्यान से, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बहस में नहीं उलझना चाहिए। तो इस तरह की बहुत बातें होती थी। तो लेकिन माहौल और वातावरण जो था वो असुरक्षित था। एक बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि जब श्रीनगर में गया, मैं एमए कर रहा था, तो मेरी रुचि जागी कि मैं उन दिनों रेडियो कश्मीर कहते थे, आजकल आकाशवाणी केंद्र है, नाम बदल चुके हैं। तो आकाशवाणी जो हमारा कश्मीर का केंद्र है, तो मेरा मन था कि मैं वहां जाकर के युवा वाणी में अपने कार्यक्रम दूं, कोई कविता सुनाऊं वहां पे, या कुछ जो भी मतलब अवसर मिलेगा। तो लेकिन मेरा कोई संपर्क नहीं था। तो हमारे जो मतलब साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, डॉक्टर, ये जो हमारे महाराज शाह जी उन दिनों श्रीनगर में ही बैंक में कार्यरत थे। तो मैं उनके पास गया, तो उनसे मैंने मतलब अपनी बात कही कि मैं इस तरह से आकाशवाणी केंद्र में जाना चाहता हूँ, उन दिनों का नाम रेडियो कश्मीर, वहां जाना चाहता हूँ, मैं कार्यक्रम देना चाहता हूँ। तो एक दिन वे मेरे साथ गए और उन्होंने मुझे परिचय करवाया श्री मोहन निराज जी से। तो मोहन निराज जी से मेरा परिचय उन्होंने कराया और उन्होंने बताया कि ये मतलब मारतंड गांव से हैं, यहाँ में कर रहे हैं, तो अभी उभरते हुए रचनाकार हैं, तो इनको आपका संरक्षण चाहिए, आपकी प्रेरणा चाहिए, जिससे ये आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद से सतत मैं उनके पास जाता रहा और उनसे प्रेरणा लेता रहा। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि जब हम कविता का वाचन करते थे या कोई आलेख देते थे वो लिखने के लिए कि लिख कर लाना, तो फिर जब रिकॉर्डिंग होती थी, तो रिकॉर्डिंग के समय हमें कई बार टोकते थे कि उच्चारण जो है सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हो, हिंदी बोलते हो, कैसे बोलते हो, ये हिंदी नहीं है, इसमें कश्मीरी है। तो हिंदी का जो उच्चारण है वो उन्होंने हमें सिखाया। मतलब उनकी डांट में एक सीख थी, क्या बात उनकी डांट में जो सीख थी वो आज भी हमें याद है, हमें प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली। और उन दिनों एक तो वो एक क्षेत्र था जिसमें थोड़ा बहुत मुझे लिखने का अवसर मिला। और एक उन दिनों एक ध्वनि एक कार्यक्रम आता था टीवी पे, तो टीवी पे भी मैंने एक दो कविताओं का वाचन किया उन दिनों। और श्रीनगर में अपने विश्वविद्यालय जो हिंदी विभाग है, वहां पर डॉक्टर सोमनाथ जी थे और ओयो प्रेमी जी थे। तो एक पत्रिका छोटी सी निकालते थे, हिमानी, तो उसमें कुछ कविताएं छपी। आलेख तो छपते थे जो वितस्ता, वहां पे एक शोध परक जो एक पत्रिका है वहां पे जो अभी भी छपती हैं, तो उसमें आलेख तो छपे लेकिन कविताएं हिमानी में छपी। तो वहां से एक शुरुआत हुई हमारे लेखन की। और ये जो
हिंदी के प्रति अपना रुझान और लेखन और कविता, और हम उन दिनों बहुत तंग किया करते थे। जो भी मिलता था उनको बार बार एक ही कविता सुनाते थे, फिर सुनाते थे, फिर सुनाते थे, क्योंकि हमें तो अपना चाह और आनंद आता था कि हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा भरत जी, आपसे बातचीत तो हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं, पिछले दिनों फेसबुक पर आपकी बहुत अच्छी कविता जो निर्वासन के बारे में, और खास करके जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो इतनी दुख भरी घटनाएं, त्रासदी हुई है, तो सबसे पहले आप उसी कविता से आज का काव्य पाठ शुरू करिए। वो कविता मुझे बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रभावशाली, जहां जिसमें जिस कविता में आपने उस पूरे परिदृश्य को सामने लाया है, क्या क्या घटनाएं वहां पर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपने उनको यहाँ पर सामने रखा है अपनी कविता के माध्यम से। वो कविता एक तो जो मेरी कविता छपी थी कश्मीर के बारे में, और एक लेटेस्ट भी एक कविता आई थी। हाँ जी, अभी फेसबुक पे जो आपने पोस्ट की थी अभी पिछले दिनों, वो कविता आप सुनाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। दरअसल कविताएं मैंने बहुत रखी हैं। नहीं कोई बात नहीं, कविताएं तो बहुत सुनी है, खास करके निर्वासन में जो निर्वासन चेतना पर आपकी कविताएं हैं वो बहुत जी 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 जी, वो कविता अगर मिल गई आपको तो हाँ हाँ, ये जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो अभी मतलब पिछले दिनों जो आई थी कविता, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। एक निर्वासित का पत्र तुम्हारे नाम। क्या बात है, ये वाली थी। अब सुनाइए सुनाइए आप। जी जी। एक निर्वासित का पत्र तुम्हारे नाम, कुछ कहने से पहले मैं तुम्हारे नाम का पहला अक्षर बदलना चाहता हूं। क्या बात है। मुझे कुछ कहने से रोकता है, कुछ कहने से पहले मैं तुम्हारे नाम का पहला अक्षर बदलना चाहता हूं। मुझे कुछ कहने से रोकता है। तुम क्या जानो नामों के अर्थ, मां, बहन, भाई, बेटी, पिता, पुत्र, संबोधन की सिरहन। जब तुम्हें पारिवारिक संबोधनों का अर्थ ही नहीं पता, जब तुम्हें पारिवारिक संबोधनों का अर्थ ही नहीं पता, तुमसे बात कैसे हो सकती है। मुझे कुछ नहीं कहना, हमारा घर से बेघर होना झूठ है, दूरदर्शन पर हत्यारे की हामी भरना झूठ है, झूठ है सतीश तिक्कू का बलिदान, झूठ है हत्यारे का कबूलनामा जो किसी फिल्म के विलन की तरह खुलेआम घूम रहा है। क्या बात। हमारे पास क्या सबूत है, हमारे पास क्या सबूत है कि हब्बा कत्ल की किसी गली में मारे गए थे पंडित टीकालाल टपलू। कैसे फिरन से निकली गोली से धड़ाम से गिरे थे पंडित प्रेमनाथ भट्ट। यूं ही आरे की मशीन से जोड़ा जाता है गिरिजा तिक्कू का नाम। न्याय खून से लथपथ हरि सिंह चौराहे पर अपने को भी बचाने में असमर्थ। सदन के पटल पर मेरे जेनोसाइड को टैक्स फ्री का ठहाका लगाने वाले, सदन के पटल पर मेरे जेनोसाइड को टैक्स फ्री का ठहाका लगाने वाले, मैं अब जान गया हूं कि न्यायालय तक आते आते किसने रोकी थी मेरे जाति संहार की याचिका, किसने मेरे हत्यारों को छिपाने का महापाप किया था, कैसे बिन बादल बरखा हुई थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत ही मार्मिक, बहुत ही बरखा हुई थी। भगनी निवेदिता मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। तुम सच की पक्षधर हो, तुम सच की पक्षधर हो, पर मैं क्या करूं, पर मैं क्या करूं। तुम्हारे नाम का एक अक्षर चुराकर झूठ को फैलाया जा रहा है, तुम्हारे नाम का एक अक्षर चुराकर
झूठ को फैलाया जा रहा है, कहा गया है प्रोपेगेंडा है, कश्मीर में सब कुछ सही सलामत है, झूठ शर्मिंदा है क्योंकि सच अभी जिंदा है। ये पिक्चर के पोस्टर नहीं, ये पिक्चर के पोस्टर नहीं, नरसंहारों में मारे गए मेरे अपनों का सच है। वाह वाह, क्या नरसंहारों में बात है। मारे गए मेरे अपनों का सच है। तुम क्या जानो घरों से उजड़ने का दर्द, तुम क्या जानो घरों से उजड़ने का दर्द। पहले मिट्टी से अलग हो जाओ, पहले मिट्टी से अलग हो जाओ, फिर कहना। पहले माँ की प्रसव पीड़ा को जानो, फिर कहना। कलाई पर राखी न बंधी हो, कलाई पर राखी न बंधी हो, फिर कहना। किसी विस्थापित कैंप में बिच्छू डंक मारे, फिर कहना। पुरखों की थाती लुट जाए, फिर कहना। रक्त सने चावल का निवाला ठूंसा जाए, रक्त क्या सने बात है, क्या बात है, चावल क्या का बात निवाला ठूंसा जाए, फिर कहना। घर की चिमनियों में धुआं धुआं रात हो, घर की चिमनियों में धुआं धुआं रात हो, फिर कहना। और अंत में है, मैं तुमसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं तुमसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, कि मुझे है। वाह, तुमसे कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना। बहुत ही मार्मिक कविता। सही मायने में जो निर्वासन चेतना है, जो निर्वासन बोध है, उसको आपने यहाँ पर प्रतिबिंबित किया है। वास्तविकता है, सच है। अब देखिए, पहले कहा जाता था ना कि कविताओं के माध्यम से हम कल्पना को, काल्पनिक चीजों को सामने लाते हैं और फिर उनका वर्णन करते हैं। लेकिन जब इस तरह की त्रासदी, इस तरह का यथार्थ, इस तरह का सत्य जब कविता के माध्यम से सामने आता है, वो तेजाब की तरह अंदर की परतें कुरेदते हुए नीचे चला जाता है। सही बात है। तो जो एक कविता लिखने में जो निर्वासन चेतना का वो उसका बोध होना चाहिए, आपने बहुत निकटता से महसूस किया है। तो क्या है वास्तव में भरत जी, जो मित्र हमारे ये नहीं जानते हैं कि, या उस पर या तो लिखना नहीं चाहते हैं या नहीं जानते हैं उस दर्द को। बहुत अगर देखा जाए कि कश्मीर से बाहर इस पर बहुत कम लिखा गया है। कई मित्रों ने प्रयास किया है, कई मित्रों ने लिखा है जो हमारे कवि मित्र हैं, लेकिन अगर देखा जाए बहुत प्रचुर मात्रा में निर्वासन साहित्य पर, खास करके जो कश्मीर की त्रासदी रही है उस पर कविताएं या अन्य साहित्य की जो विधाओं में आना चाहिए, पूरे भारतीय पटल पर, पूरे संपूर्ण दृश्य में आना चाहिए था, वो बहुत ही पर्याप्त नहीं है, नहीं आया। इसके बारे में आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा भरत जी। दरअसल 1996 से लेकर के 2001 तक जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था, उन्हीं दिनों मेरे मन में एक विचार आया कि अगर विस्थापन पर, इस निर्वासन की त्रासदी पर, इस साहित्य पर हम कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और मेरे मन में विचार आते ही मैंने पीएचडी जो है, पीएचडी का विषय मेरे मन में आया कि विस्थापन पर, निर्वासन पर ही मैं पीएचडी करूंगा। और इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। तो वहां मेरे मार्गदर्शक जो हैं वे डॉक्टर बीके सिंह, ब्रजकिशोर सिंह जी रहे, जो आरबीएस कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो लगभग 5 वर्ष लगे मुझे। क्योंकि उन दिनों जो साहित्य रचा जा रहा था, जो साहित्य सृजन हो रहा था, आपका भी कविता संग्रह आत्मदाह जो प्रारंभ में आया था, बर्फ पर नंगे पांव, और भी 2-4 काव्य संग्रह आए थे उन दिनों तक, लेकिन कम था। और जो अधिक साहित्य था वो डायरियों में था। तो मैं घर घर गया साहित्यकारों के, और उन्होंने मुझे वो जो अपनी रचनाएं दी, और इस पर जो शीर्षक बना इसका, आतंकवाद, विस्थापन और कविता, संदर्भ
कश्मीर और कश्मीरी और हिंदी कविताओं के विशेष संदर्भ में जो 1996 तक थे। इस संदर्भ में मैं कई मतलब अपने विद्वत जनों से भी मिला। डॉक्टर क्षमा कौल जी ने भी मेरा सहयोग किया उसकी रूपरेखा बनाने में। डॉक्टर शशि शेखर तोषकानी जी ने उस रूपरेखा में भी काफी बदलाव लाया, एक मतलब मार्गदर्शक जैसे रहे हमारे। और मैं गया उन दिनों श्री मोहनराज जी से मेरा मिलना हुआ और मैंने उनके सामने ये रखा अपना विषय। उन्होंने मेरी काफी मतलब जो है प्रशंसा की कि अच्छा विषय है, लेकिन एक चुनौती है ये भी कहा, और साथ ही साथ कहा कि मैंने जो कविता लिखी है कि स्वर्ग में रह करके हम स्वर्गवासी हो गए, शब्दवासी हो गए, जो कविता उन्होंने मेरे सामने रखी, कहा इस कविता को भी आप कहाँ रखोगे? मैंने कहा ये तो पूर्वाभास ही है आतंकवाद का, हमारे उस निर्वात जो हमारी बात हो रही थी अभी। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों से मैं मिला, डॉक्टर भूषणलाल कौल जी से भी मैं मिला, आपसे भी मुझे प्रेरणा मिली और अपने अग्रज जो हमारे साहित्यकार हैं उनसे प्रेरणा मिली। तो ये जाकर के मैंने पीएचडी किया और अपनी थीसिस जो है सबमिट की। उसमें विशेषकर जो बात आपने की, जो चेतना की, जब भी मतलब समाज पर आघात होता है, समाज त्रस्त होता है, समाज पीड़ित होता है, तो ये जो साहित्यकार है, साहित्यकार की जो चेतना है वो उसको महसूस करता है, वो बिल्कुल शिद्दत के साथ महसूस करता है उस दर्द को, उस पीड़ा को, और फिर अपनी रचनाओं में उसको वो डालता है, मूर्त रूप देता है शब्दों से, चाहे कविता के रूप में, चाहे कहानी कथाओं के रूप में, उपन्यास के रूप में। तो इस प्रकार से डायरी के रूप में भी हमारा लेखन जो है, हमारे बहुत सारे जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, एक श्रृंखला है हमारे आज, और बहुत सारा साहित्य रचा गया है आज। उन दिनों तो बहुत कम था जब मैं शोध कार्य कर रहा था। तो इसमें विस्थापन में न केवल ये घरों से उजड़ना तो है, अपनी धरती से अलग होना तो है, उस धरती, उस मिट्टी के साथ साथ जो सांस्कृतिक आघात है, जो अस्तित्व और जो अस्मिता के जो प्रश्न हैं, वो उन सारे चीजों के साथ जुड़ता है। हमारे साथ आज विस्थापित हो गए हमारे तीज त्योहार, हमारे साथ विस्थापित हो गए हमारे पर्व, हमारे संस्कृति विस्थापित हो गई है। हम वहां जुड़े हैं, अपने मूल से आज भी जुड़े हैं, क्योंकि हमारे साहित्य में अगर कोई भी देखेगा, झांकेगा, इसके भीतर अवलोकन करना चाहेगा, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो विस्थापन की जो चेतना है, जो सामूहिकता का जो बोध है, वो बोध उनको दिखेगा यहाँ पर हमारे विस्थापन साहित्य में और विस्थापित रचनाकारों में। हमारे अग्रज डॉक्टर अग्निशेखर जी, आप स्वयं डॉक्टर उपेंद्र जी, डॉक्टर क्षमा कौल जी, अभी हमारे डॉक्टर शशि शेखर तोषकानी जी, उनकी कविताएं बहुत ही दमदार होती हैं। और उन्होंने कभी एक कविता लिखी थी, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, समुद्र में नमक के पानी की तरफ, मतलब उन्होंने ऐसी कविता लिखी थी कि जो आज हमें लग रहा है कि वो मौन फैल चुका है। और अंत में उन्होंने लिखा था कि इस मौन के धमाके से कोई और धमाका नहीं होगा, एक बहुत बड़ा धमाका होगा। जो आज धमाका वास्तव में हमारी पीड़ा का धमाका जो हुआ है, हमारे दर्द का धमाका जो हुआ है, जो आंसुओं का सैलाब पूरे विश्व में जो है हमें आभासित हो रहा है इस समय, जो दर्द, जो पीड़ा उभर के आई है वो विस्थापन की। क्योंकि 32 साल से जो हमारे जो घाव हैं, जो कहीं कहीं भरे थे, कहीं कहीं ऐसे अभी भी रिश्ते थे, वो एकदम से फिर से फूट पड़े। और बहुत ही जो पीड़ा थी वो हमारे सामने एक फिल्म के माध्यम से आई है, जिसको हम सब देख रहे हैं, जो हमारी पीड़ा है, द कश्मीर फाइल्स। उसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। तो इस प्रकार से जो चेतना है वो तो एक मतलब ये जो लेखक होता है, जो लिखने वाला जो होता है, ये भी ये तो वैसे ही जैसे वाल्मीकि जो पीड़ा, जो क्रोंच पक्षी की जो पीड़ा उसके मन में जो उन्होंने आत्मसात की और उसके बाद उन्होंने लेखन वहीं से प्रारंभ किया, तो वही पीड़ा, वही दर्द तो हमारे मनों में भी चल रहा है। हम भी अलग हैं अपनी मातृभूमि से, जिनकी हम मतलब एक कविता अगर मैं आपके सामने रखूंगा, मैं यही आपसे निवेदन करने वाला था कि अब आप
अपनी बात के साथ एक दो कविताएं भी और सुनाइए। हमारे बहुत सारे मित्र आपसे कविताएं भी सुनना चाहते हैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं जी अभी पीछे एक बार कश्मीर जाना हुआ, सिर्फ एक दिन के लिए गया आया था, तो जो मचलन हुई, जो उद्वेलन हुआ, बहुत कुछ घट गया। तो एक जो कविता अंदर लिखी मैंने, भीतर के टीस दर्द वगैरह सब उठ के बाहर आ गया, जी जी, वो तो उजागर हो तो गया। सही बात उसमें है। हुआ, जी 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 डॉक्टर साहब, उसमें क्या जी, हुआ कि मैंने अपने नींव की मिट्टी लाई थी, अरे वाह, मतलब बीज नहीं लाया था, मिट्टी लाई थी वहां से। और वो मिट्टी जो है आकर के, जब मैं यहाँ आया, जम्मू पहुंचा, तो गमले में मैंने वो मिट्टी बोई। और उस मिट्टी बोने के बाद क्या हुआ, ये कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूं। जी 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 जी, वो जो मिट्टी मैंने बोई बोई अपने कश्मीर की, अपनी नींव की, अपनी जन्मभूमि की, अपने घर की, उसके बाद क्या हुआ गमले में, वो देखिए। मैंने बोई मिट्टी, मैंने बोई मिट्टी, फूटा अंकुर, उग आई मेरे घर आंगन की दूब, उग आई मेरे घर आंगन की दूब। मैं ले आया था इस बार मुट्ठी भर, मचलते हुए मेरे पुरखों की गंध। मैं ले आया था इस बार मुट्ठी भर, मचलते हुए मेरे पुरखों की गंध। गहरे और गहरे कहीं दबी पड़ी मेरे बचपन की कोई किलकारी, दोस्तों के बीच किसी राज को बांचते हुए कोई अंगड़ाई, नींव पर बिछी परत आवाज दे गई थी मुझे, नींव पर बिछी परत आवाज दे गई थी मुझे लौट आने की। इस बार वह आवाजें मेरे साथ धड़केगी, इस बार वह आवाजें मेरे साथ धड़केगी। हर बार बोई मिट्टी से आएंगी पुकार मेरे नींव की, हर क्या बार बात है, बोई मिट्टी से आएगी पुकार मेरे नींव की। एक दिन तय है, एक दिन तय है, तय है। क्या बात है। मैं इसी मिट्टी में उगाऊंगा, मैं इसी मिट्टी में उगाऊंगा, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, यादों की परतों सा बिछ जाऊंगा, तुम्हारे भीतर की थाह लेते हुए तुम्हारे साथ उगाऊंगा चिनार के पेड़ सा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सब कुछ इसमें आ गया, पूरा दर्द आ गया इसमें। जी, एक कविता लिखी है मैंने, हम आएंगे लौटकर, हम आएंगे लौटकर, हम खुरचेंगे घाव। इसके बाद कहीं पे अगर आप स्थान देंगे तो 19 जनवरी पर मैं एक कविता रखना चाहूंगा। हम जी, जी, आएंगे लौटकर, हम खुरचेंगे घाव, भरने नहीं देंगे, हम खुरचेंगे घाव, भरने नहीं देंगे, सींचेंगे, हमारे साथ यादों की खाद है, हमारे साथ यादों की खाद है। ठाकुर द्वारे हैं बचपन के खेल खिलौने, दादी अम्मा की कहानियां, अटखेलियां, मन भावन किस्से, गांव की गलियां, ये सब हमारे साथ। मन भावन किस्से, गांव की गलियां, मोहल्लों की खुशबू, मिट्टी की छुअन, उजड़े हुए मकानों की वीरानियां, उजड़े हुए क्या मकानों की वीरानियां। वीरानिया। युग बदल जाएंगे, युग बदल जाएंगे, नए फूल खिल आएंगे, तीज त्योहारों की रंगत नहीं बदलेगी। वाह वाह वाह, क्या युग बात बदल है। जाएंगे, नए फूल खिल आएंगे, तीज त्योहारों की रंगत नहीं बदलेगी। समय से लड़ने के लिए भाषा हमारा शस्त्र है, पूर्वजों का आशीर्वचन हमारा अस्त्र है। वह गांव जो हमसे छूटा है, वह गांव जो हमसे छूटा है, धीरे धीरे आकार ले रहा है, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, हम आएंगे लौटकर ये वतन, तुम्हारी तमाम स्मृतियों के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, एक 19 जनवरी पर एक कविता मैं रखना चाहूंगा।
इसका शीर्षक है 19 का आंकड़ा। 19 का आंकड़ा। आ गए तुम 19 जनवरी, आ गए तुम 19 जनवरी, मेरी लाशों का अंबार लेकर। जब जब तुम आओगे मेरे भीतर एक उबाल आएगा, एक सवाल आएगा, चिंगारियां आन बैठेंगी मेरे हृदय पर। जब जब तुम आओगे मेरे भीतर एक उबाल आएगा, एक सवाल आएगा, चिंगारियां आन बैठेगी मेरे हृदय पर। हवा से गुत्थम गुत्था करता करवटे बदलता रहेगा इतिहास का एक एक पन्ना। वाह वाह, मेरे भीतर से सांस लेता हुआ मुझसे ही पूछेगा उस रात की व्यथा। मेरे भीतर से सांस लेता हुआ मुझसे ही पूछेगा उस रात की व्यथा। मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं क्या उत्तर दूंगा ललितादित्य के शौर्य को, कृपाराम के तेज को, बीरबल के विवेक को, श्री भट्ट के वैद्य को। 19 जनवरी, 19 जनवरी, ऐसे मत आना सफेद चादरों को ओढ़कर मुझ पर अट्टहास करने, मेरे ही सच को सफेद करने, मेरी अर्थियों को कंधा देकर मेरे हत्यारों को छिपाने का पाप न करना। मेरी अर्थियों को कंधा देकर मेरे हत्यारों को छिपाने का पाप न करना, मुझ पर विलाप न करना, किलकारी में छिपी उस क्रुद्ध तान को सुनने जरूर आना। किलकारी में छिपी उस क्रुद्ध तान को सुनने जरूर आना। इस बार मैं अकेला नहीं हूं, इस बार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सांसों का एक कारवां है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो आपने जो डॉक्टरेट किया था निर्वासन साहित्य पर, निर्वासन चेतना पर, तो 3-4 साल, कितने साल आपको लगे अपना डॉक्टरेट कंप्लीट करने में? दरअसल पहले प्रारंभ में 2 वर्ष तो मुझे केवल सामग्री जो है ना वो एकत्रित करने में ही वो समय लगा मुझे, क्योंकि बहुत कम पुस्तकें छपी थी उस समय, जो 1996 से 2001 के बीच का जो समय है इस कालखंड में। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरा मतलब पत्रकारिता से एक मोड़ आ गया, पत्रकारिता क्षेत्र से फिर मैं शिक्षा जगत में आ गया और दिल्ली से मैंने प्रवास शुरू करते हुए मैं लद्दाख पहुंच गया। तो मुझे लगा था कि ये लद्दाख पहुंचना मेरे लिए अभिशाप है, लेकिन जब मैं वहां गया मुझे लगा ये वरदान था लद्दाख जाना, क्योंकि 2 वर्ष जो मैंने समेटा था सब कुछ, तो लद्दाख ने मुझे पीएचडी दिया। लद्दाख में बैठ करके मैंने वो थीसिस जो 300 पृष्ठों की कंपोजिंग रूप में है, तो वह जो रिसर्च है, वह जो शोध है, वो लद्दाख की उस तन्मयता, उस आध्यात्मिक जो वातावरण वहां रहता है, जो शांति है, जो माहौल है, उस माहौल में, और लगभग जो है और 2 वर्ष जो है मुझे लगे लिखने में, और फिर 1 वर्ष इसकी कंपोजिंग हुई, सेटिंग हुई, और 2-4 बार जो है अपना मार्गदर्शक से मिलना हुआ, और लगभग 5 वर्षों में जो है ये जो रिसर्च था हमारा ये पूरा हुआ। इसमें एक तो जम्मू कश्मीर की संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी है, उसके बाद जो हिंदी का, जो जम्मू कश्मीर में हिंदी का जो स्थान है उसको लेकर के, और जो पूर्वाभास है आतंकवाद का, उसकी रेफरेंसेस हैं इसमें, और फिर जाकर के 1990 से प्रारंभ है कि किस प्रकार से लोग उजड़े, वहां से उखड़े, आतंकवाद और सशस्त्र आतंकवाद के कारण किस तरह से नृशंस हत्याएं हुई, किस तरह से समूल नाश हुआ, किस तरह से संस्कृति, हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व, तो वह सारे संदर्भ जो है इसमें लाने के प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे कश्मीरी जो रचनाकार हैं, उनमें यह सह संवेदना कितनी तीव्रता से उभर कर आई, उस पर भी थोड़ा बहुत उसमें लिखा है। और अंत में जो है
जो अश्वेत साहित्य है, जो अफ्रीकी साहित्य है, तो जो विश्व का जो निर्वासन साहित्य है, तो उस निर्वासन साहित्य पर भी एक अध्याय है और अंत में उसमें निष्कर्ष है कि कश्मीर में जो कविताएं रची जा रही हैं, जो जम्मू में रची जा रही हैं, जो पूरे देश में रची जा रही हैं, तो विस्थापन का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो कैसे उभर आई है और उसकी प्रवृत्तियां क्या है, घर जाने की जो व्याकुलता है, ये मतलब भाव विह्वल कर देने वाली कविताएं हैं। लेकिन ये रुद्धन नहीं है, एक प्रतिरोध भी है। हमने कविताओं में मतलब उन्होंने गोलियां चलाई और हमने शब्द चलाए। हमने कविताओं से उनकी निर्ममता का उत्तर दे दिया। मतलब उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं रखा, लेकिन एक साहित्यकार ने क्या किया, उस साहित्यकार ने अपने शब्द बाणों के द्वारा उन्होंने अपने शब्दों को ही अस्त्र बनाया, अपने शब्दों को ही शस्त्र बनाया। और कहीं भी हमारी कविताओं में, हमारे साहित्य में कहीं भी वो भाव नहीं दिखेगा जो नफरत का भाव होता है, जो प्रतिशोध लेने का, बदला लेने का भाव होता है, वो हमारे साहित्य में नहीं है, वो हमारी रचनाओं में नहीं है। नहीं, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। शब्द में इतनी शक्ति होती है कि जी जी और जी उसके माध्यम से आप कहीं पर भी कोई भी भेदन कर सकते हैं। अभी पूर्वाभास की बात आपने छेड़ी बीच में। नैना सप्रू जी हमारे साथ जुड़ गई थी, तो उन्होंने एक आग्रह किया था कि जो वो है कि स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए, वो सुनाइएगा। मैं नैना जी से ये निवेदन करना चाहूंगा, अभी आने वाले 14 अप्रैल को पंडित जी 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 मोहनराज जी की जयंती है, तो उस दिन वो उस कविता को हम यहाँ पर प्रस्तुत जरूर करेंगे। और जो पूर्वाभास की बात कही ना आपने कि बात बासी हो गई, शब्द बासी हो जी गए, जी, शब्दबासी स्वर्ग हो गए। में हाँ, स्वर्ग में रह रहकर करके हम स्वर्गवासी हो गए। हम जी सभी जी जी स्वर्गवासी हो गए। तो उस दिन उस कार्यक्रम में उस कविता को भी हम शामिल करेंगे। तो फिर ये तो आपने कश्मीर निर्वासन पर, आपने भरत जी माँ पर भी बहुत अच्छी कविताएं कुछ लिखी हैं। अगर आपके समक्ष माँ पर जो आपकी कविता है, अब देखिए ना, माँ माँ शब्द जहां पर आता है तो माँ तो एक शक्ति के रूप में हमारे समक्ष होती है। यदि वो हमारे समक्ष होती है तो पूरी शक्ति हमारे साथ होती है। यदि वे हमारे समक्ष नहीं है तो हमारी यादों में, हमारी रगों में वो शक्ति हमेशा दौड़ रही होती है। तो मैंने इधर आपकी कुछ बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी जो आपने माँ को संबोधित कविताएं थी। तो वो अगर आप यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आपने मेरे अंतर्मन को छू दिया है और यही एक कारण रहा कि मैं उजड़ सा गया हूँ और मैं क्या कहूँ कि अ, मेरा मन ही उठ गया है इस पूरे जो ये प्रपंच है और बाकी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से। क्योंकि माँ का विलग होना जो है एक बहुत ही दर्द और एक बहुत ही पीड़ा। जब से माँ बीमार हुई और लगा कि बहुत ही काफ़ी जो है सीरियस स्थिति में हैं, तो मेरा कलम उठा उसी दिन से और शुरू से ही मैंने उनकी पीड़ा को लिखा है। और जब वो हमसे बिछड़ गई, उसके बाद तो बहुत कुछ लिखा। और अंतकाल ऐसा करके भी मैंने कोई 40-50 पृष्ठ लिखे हैं, अलग अलग मोड़ों पर और अलग अलग जो भाव मेरे मन में आए थे। तो 4 लाइनें मैं पहले कहना चाहूँगा। मैं आपका समर्पित स्वागत है। कर रहा हूँ एक धड़कन की छुअन, मैं समर्पित कर रहा हूँ एक धड़कन की छुअन, दिव्यता मुस्कान जिनकी स्वच्छ निर्मल मन, आज निज भावों की अंजलि भर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं अर्पित भाव की श्रद्धा सुमन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर जब पंक्तियां माँ हैं, बहुत बहुत। कमजोर हो गई थी तो मैंने माँ को कहा था तुम्हें क्या चाहिए। हम्म। मैंने माँ से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, चांद सितारे नदियों की सरगम, कोई आरजू कोई चाह। माँ ने कुछ भी नहीं कहा, केवल मुझसे लिपटती रही। मतलब उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैंने माँ को छिपा लिया था अपनी दिल की धड़कनों में, कहीं गहरे से और गहरे से उतर आई थी माँ। मैंने माँ को छिपा लिया था अपनी दिल की धड़कनों में, कहीं गहरे से और गहरे से उतर आई थी माँ मेरे भीतर। माँ को किसी की नजर न लगे, माँ दिव्य थी। माँ मैं कृष्ण की नीति, राम का आदर्श और शिव का दर्शन था। वाह वाह, क्या बात माँ है, मैं सुंदर। कृष्ण की नीति, राम का आदर्श और शिव का दर्शन था। माँ का हाथ धरते ही पीड़ाएं प्राण पखेरु हो जाती थीं। न जाने किसकी नजर लग गई, न जाने वाह, किसकी नजर लग गई मेरे धड़कते हुए दिल को। क्या बात है। मैंने शिवरात्रि पर एक कविता लिखी थी, जब माँ हमें छोड़कर चली गई और एक शिवरात्रि आई, जो पहली शिवरात्रि आई, तो मैंने कुछ लिखा और इसका शीर्षक ही दिया महाशिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब आने वाली थी। शिवरात्रि तुम इस बार नहीं आना, शिवरात्रि तुम इस बार नहीं आना। तुम्हारे आने से मेरे भीतर ऐसी उथल पुथल मच जाएगी, हिलोरें टकराएंगी, दिशाएं डोलेंगी। न जाने क्या कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता। वाह वाह। शिवरात्रि तुम इस बार नहीं आना, तुम्हारे आने से मेरे आंगन की धूप विखंडित होगी। शिवरात्रि तुम इस बार नहीं आना, तुम्हारे आने से मेरे आंगन की धूप विखंडित होगी। मेरी सोई हुई माँ मेरे भीतर से जग जाएगी, मेरी सोई हुई वाह माँ वाह। मेरे भीतर से जग जाएगी। बदल जाएंगे, बदल जाएंगे तुम्हारी प्रार्थनाओं के बोल। तुम्हारे नैवेद्य को, तुम्हारे नैवेद्य को हमारे भीतर से सजल होना होगा। हमारे हाथों में सौंपने को कुछ नहीं होगा। शिवरात्रि तुम इस बार नहीं आना, शिवरात्रि तुम इस बार नहीं आना। द्वार पर जब मैं खटखटाऊंगा, द्वार जब मैं खटखटाऊंगा, भीतर का मंत्र कौन सिखलाएगा? परंपराएं और रीतियां कौन दोहराएगा? परंपराएं और रीतियां कौन दोहराएगा? तुमने तो हमारी गुरुशाला से छीने हैं हमारे मंत्र, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारा रक्षा कवच। तुमने तो हमारी गुरुशाला से छीने हैं हमारे मंत्र, हमारे शस्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारा रक्षा कवच। शिवरात्रि तुम इस बार नहीं आना। क्या तुम काल से बंधी हो, चक्र से चली हो, किसी के लिए निर्दयी, किसी के लिए भली हो, किस रूप रंग में ढली हो? मेरे रोकने से क्या रुकेगा समय? मैं तो सागर के एक कण का, सहस्त्र अंशों के अंशों का भी एक कण नहीं। मेरी पीड़ाएं मेरी हैं, अंत में मेरी पीड़ाएं मेरी हैं, मेरा रुदन मेरा है, मेरी माँ मेरी हैं, वह किसी और की हो भी नहीं सकती। बहुत तो अच्छी, ऐसी बहुत अच्छी, कविताएं, बहुत बहुत अच्छी कविताएं कविता है। लिखी हैं, भरत जी, बहुत भरत कविताएं जी, लिखी हैं और जब उनको याद भरत करते जी, जब तक माँ समक्ष है, माँ सामने है, तो शक्ति से परिपूर्ण है हम। लेकिन जब माँ हमसे विलग होती है, ये समझिए कि अपना मैं हमसे विलग हो जाता है। बहुत 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 मार्मिक भावपूर्ण कविताएं थी आपकी ये। अभी हम बातचीत और जारी रखेंगे। तो मुझे ये बताइए, एक कवि के रूप में आपका क्या विचार है कि कविता उसके लिए किस तरह से एक शक्ति का कार्य करती है? सबसे पहले तो मतलब हम तो हिंदी साहित्य के पाठक हैं, विद्यार्थी हैं, और बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने कविताओं को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया, रामचंद्र शुक्ल जी से लेकर के। और अभी मैं सुबह पढ़ रहा था, रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी शुद्ध कविता के बारे में एक बहुत बड़ी किताब, उन्होंने पुस्तक लिखी है, और उन्होंने कहा है कि कविता जो है वो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं।
और वो हमें बहुत सिखलाती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कविता जो है ना एक ऐसा त्वरित प्रस्फुटन है, एक लहर, एक झोंका आता है, और अगर हमने उस समय उस झोंके को अपने शब्दों में या किन्हीं किन्हीं संकेतों में बंद नहीं किया, कहीं लिखा नहीं, तो वो झोंका आकर के चला जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो कविताएं मैंने जो ये कविताएं लिखी हैं, भले ही कहीं शब्द अगर कहीं कहीं से हिला भी, लेकिन वो एक ही फ्लो में, एक ही सिटिंग में, एक ही समय में ये सब कुछ लिखा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा परिवार है हमें सहन करता है जब हम लेखन में होते हैं, और घंटों हम बात ही नहीं करते और ना किसी की बात सुनना चाहते हैं, और कोई भी हमें उस समय कुछ कहे तो हमें बहुत बुरा लगता है। और कहीं कभी कभी ना कविता की हत्या हो जाती है, जब बीच में कोई कुछ बोले और हमें कुछ बोलना पड़े, तो फिर वो ऐसे भी वो कुछ कविताएं मेरी अधूरी रह गई, उन कविताओं को फिर मैं आगे जोड़ नहीं पाया। तो जैसा आपने कहा कविता जो है ना वो संभालती है। मुझे जिंदगी में अगर कहीं जीवन में सुरक्षा मिलती है ना, मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ, मैं कविता में अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता हूँ। पूरे मतलब संसार में, पूरे विश्व में हम मैं कहीं भी जाऊं आऊं, लेकिन एक जो कोना होता है, जो माँ का कोना होता है ना, माँ के आंचल के पास में बैठ करके पूरा संसार, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है, और जब उनकी गोद मिले तो कितना आराम मिलता है। तो उस जो कविता है, कविता और लेखन के क्षेत्र में जो है, ये हमें जीना सिखाती है, ये हमें दर्द से, हमारी पीड़ाओं से हमें मुक्त करती है, ये मुक्त अवस्था की ओर ले जाती है। आनंद की स्थिति तो अपनी है, वो तो है, आनंद तो है, लेकिन आनंद से आगे बढ़कर के जो ये कविता है हमें संभालती है, हमें निराशा से निकालती है, हमें निराश नहीं होने देती। मतलब हमारी कविता में वेदना है, हमारी कविता में पीड़ा है, मतलब कोई भी पढ़ेगा तो मतलब उसका मन भी भावुक हो जाएगा, लेकिन ये जो वेदना है इससे जब हम निकलते हैं तो एक हमें बहुत ही आभास होता है कि आज पहली बार जो है ना, मैंने जितनी कविताएं लिखी थी पहली बार उनको मैंने प्रिंट करके बाहर निकाला, अभी तक मोबाइल में ही थी। तो मुझे बहुत आज अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे सामने पूरा जीवन है, और जीवन का लेखा जोखा है। क्योंकि अगर कविता गुम हो गई तो जीवन ही गुम हो जाएगा, सब कुछ गुम हो जाएगा। हमारी जो पूंजी है, हमारा जो सरमाया है, हमारा सब कुछ हमारी कविता है। जैसे किसी के लिए उपन्यास है, किसी के लिए कहानियां हैं, जैसे मेरी रुचि अधिक कविताओं में है, मैंने कहानियां भी लिखी हैं। मेरी पहली कहानी छपी थी 1994 में, बीच का रास्ता, चश्मे का पानी। एक और मैंने लिखी थी 1988 में, तब हम कश्मीर में ही थे, ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो बंबई हिंदी विद्यापीठ ने भाषा वर्ग के अनुसार 100 रुपए का जो है पुरस्कार मुझे मिला था, और वो जो 100 रुपया है 1988 में मेरे घर तक पहुंचा था डाक के द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर बाद में तो फिर में छिपाए तिरंगा, जैसे आपने कहा, पुरस्कृत हुई केंद्रीय हिंदी निदेशालय से, और राष्ट्रपति जी से जो है अवसर मिला उस पुरस्कार को लेने का, या कल्चरल एकेडमी जो है हमारी, उसने पुरस्कृत किया फिर में छिपाए तिरंगा को। एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, 2002 या 2000 के आसपास सौहार्द सम्मान जो है वो मिला था, और एक जूनियर फेलोशिप एचआरडी मिनिस्ट्री से मिली थी। और इस करके कुछ डायरियां लिखी हैं, कुछ और भी साहित्यिक आलेख जो हैं वो लिखे हैं, सम्मेलनों में जाने का भी अवसर मिलता है। तो कविता की हम बात कर रहे हैं, तो कविता जो है वो जीवन है। और आप देखिए, कभी कभी हम थोड़े थोड़े गीत भी लिखे हैं, तो जब हम अपनी कविता पढ़ते हैं तो मन को संतोष मिलता है, शांति मिलती है। जब हम मंदिर जाते हैं ना, मन को शांति मिलती है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो गुनगुनाते हैं, कविता लिखते हैं, तो मन को शांति मिलती है। उससे अधिक और व्यक्ति को क्या चाहिए। आज तो इतनी उठापटक है, इतनी मतलब दौड़ भाग है, तो उस दौड़ भाग में जो है एक संतुलन चाहिए, एक सामंजस्य चाहिए, एक तालमेल चाहिए। और जो मुझे लगता है अपनी जो कविताएं हैं, अपनी जो रचनाएं हैं, अपना जो संसार है,
मुझे इसी में सब कुछ लगता है। यही जीवन है, यही जीवन की दिशाएं जो हैं हमारी रेखांकित करता है ये साहित्य। और साहित्यकार तो हमेशा उसका काम ही है बहुजन हिताय के लिए वो लिखता है। और वो अपने पहले तो वो स्वार्थ सुखाय के लिए लिखता है, लेकिन उसका जो स्वार्थ सुखाय है वो बहुजन हिताय हो जाता है। तो यही तो ऐसी कालजयी कविताएं होती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं तो एक छोटा सा एक लेखक हूं, एक कवि हूं, एक लिखने वाला हूं। वो तो समाज है, वो तो हमारे माननीय दर्शक हैं जो इस वक्त समय देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हम तो उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वो उन्होंने समय निकाला, वो हमारी बातों को सुन रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में कौन किसी के लिए विचार करता है, कौन किसी से बात करता है। क्योंकि वो कहते हैं दुनिया बनाने वाले काहे को, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, ये झमेला ये मेला ये क्यों बनाया। मैंने एक बार एक महापुरुष से पूछा था, वो राम कथा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि जीवन ही क्यों है, जब जाना ही है, जब आना है फिर जाना है, तो जीवन क्यों है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जीवन एक महायात्रा है। इस यात्रा पे सबको इस जो है प्रारंभ और अंत, ये समा और बीच की जो अवस्था है जो कर्म की है, इस सब से इन पड़ावों से सबको जाना ही है। ये बात सही नहीं है। आपको और मंथन करो आप। जीवन जो है जीने के लिए हाँ कष्ट होते हैं, बाधाएं आती हैं, तो उन सभी बाधाओं को पार करना ही जीवन है। जीवन तो उल्टी दिशा है, उल्टी धार है। जैसे नदी की धार होती है तो वो धार नहीं है, वो उल्टी दिशा से बहती है। तो हमें ऐसे अड़चनों से बाहर निकलना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये बात मैंने आपके सामने रखी। अच्छा ये बताइए, बीच में आपने गीतों का उल्लेख किया, तो आपने कुछ गीत भी लिखे हैं क्या? पता नहीं उनको गीत कहेंगे या क्या कहेंगे, मैं आपके सामने रखता हूं। यहाँ मैंने एक दो तीन चीजें रखी थी। लेकिन इसका सस्वर पाठ करिए आप थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। दरअसल अभी इनको धुन में हमने नहीं डाला है, लेकिन फिर भी एक रिदम और एक रवानी से मैं पढ़ूंगा इनको। हाँ एक गीत सुनाइए। जी जी। हाँ जैसे है, नमन 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 तुम्हें नमन तुम्हें नमन, हर श्वास से नमन नमन जन्म भू तुम्हें नमन। नमन 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 तुम्हें नमन, हर श्वास से नमन नमन जन्म भू तुम्हें नमन। विशाल तेरा क्षेत्र है प्रकृति नमन नमन, तुम्हारी छाँव में पला वह नन्हा सा वो बालपन। तुम्हारी छाँव में पला वो नन्हा सा वो बालपन, तेरी मिट्टी की वह सुगंध रची बसी है प्राण में। तेरी मिट्टी की वह सुगंध रची बसी है प्राण में, मैं आज जो भी हूँ यहाँ कृपा तुम्हारी ध्यान में। क्या मैं बात। आज जो भी हूँ यहाँ कृपा तुम्हारी ध्यान में। अंत में छोटा सा ही गीत है। ये गांव मेरा मचल मचल हर नैन है सजल सजल, यह गांव मेरा मचल मचल यह हर नैन है सजल सजल, प्रवाह प्रेम का यहाँ करे सभी नमन नमन। प्रवाह प्रेम का यहाँ करे सभी नमन नमन। तो ये वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जब मैं गाँव गया था तो एक कुछ लाइनें आई थी मेरे मन में। चरणों की धूली से आओ मस्तक का श्रृंगार करें, मेरा गांव सिमट गया है आओ मिलकर उद्धार करें। आओ मेरे हमवतनों हम गाएं व्यथा गांव की, माटी का कण कण बोले जय हो माँ के पाँव की। माटी का कण कण बोले जय हो माँ के पाँव की, बरसों से परतों के नीचे दबी पड़ी है नींव मेरी। बरसों से परतों के नीचे दबी पड़ी है नींव मेरी, रुदन का यह समय नहीं है ऐसी हम झंकार करें। चरणों की धूली से आओ मस्तक का श्रृंगार करें। आओ मेरे हमवतनों हम लिख दे एक इतिहास नया, फिर से नवनिर्माण करें हम भू पर अपना आवास नया। लहर लहर मिले तो सागर की ऊंची हिलोर बने, लहर लहर मिले तो सागर की ऊंची हिलोर बने, उथल पुथल मच जाए ही में ऐसी हम टंकार करें।
चरणों की धूली से आओ, मस्तक का श्रृंगार करें। अंत में, हम वंशज है उनके जो इतिहास की लकीर बने। हम वंशज है उनके जो इतिहास की लकीर बने। हम ही कलहण, हम ही बिलहण, हम ही मुक्तावीर बने। क्या हम ही बात है। हम ही बिलहण, हम ही मुक्तावीर बने। आज बदली हवाओं से गांवों की रंगत बदल गई। आज बदली हवाओं से गांवों की रंगत बदल गई। पुरखों की धरती पर फिर से आओ, जय जयकार करें। चरणों की धूली से आओ, मस्तक का श्रृंगार करें। मेरा गांव सिमट गया है, आओ मिलकर उद्धार करें। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब आपका क्या नया कुछ संग्रह इत्यादि आने वाला है क्या? कविताएं तैयार तो हो चुकी होंगी। दरअसल एक तो नीव तुझे नमन बहुत पहले 2006 में आया था, और उससे पहले फिरन में छिपाए तिरंगा, जिसके शुभाशीष में लिखा था एक साहित्यिक हृदय राष्ट्र नेता ने कि वो समय आएगा जब कश्मीर के हर घर पर निर्भीक रूप से तिरंगा फहराएगा। क्या बात है। फहराएगा, और वो समय अब आ गया है। और उन्होंने ये जी, 1995 में लिखा था, अटल जी ने उस अटल कविता में। बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था। जी अटल जी, बिहारी अटल जी ने। वाजपेयी जी ने उस जी जी। संग्रह की भूमिका लिखते हुए, फिरन में छिपाए तिरंगा की भूमिका लिखते हुए उन्होंने लिखा था ये। और अभी जो है, जो ये मैं दिखाना चाहूंगा, फिरन में अरे छिपाए वाह, तिरंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। खैर, हमने तो पुस्तक आपकी देखी है, नहीं नहीं, हाँ हाँ, लेकिन आपने तो लेकिन जिन मित्रों ने नहीं देखी है तो उनके लिए तो दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। फिरन में छिपाए तो तिरंगा। जी जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। गेटअप भी इसका बहुत अच्छा है। और और ये नींद तुझे नमन। नींव तुझे नमन, पहली पुस्तक को नींद, अटल जी का उनके हाथों का स्पर्श हुआ है इसको, आपके काव्य संग्रह को। ये जो शुभाशीष लिखा है उन्होंने। अटल जी ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और उन्होंने इसमें लिखा है जी जी। कि फिरन में छिपाए तिरंगा के रचयिता श्री महाराज कृष्ण भरत ने कश्मीर के आतंकवाद को स्वयं झेला है, और हम्म उनका अनंतनाग में घर आतंकवादियों ने जला दिया। और अंत में लिखा है, जो हम्म। उन्होंने 2 लाइनें इसमें लिखी हैं, कि वह घड़ी दूर नहीं जब किसी को कश्मीर से फिरन में तिरंगा छिपाकर लाने की विवशता नहीं होगी, क्योंकि वह शान से कश्मीर के हर घर पर निर्भीक फहरा रहा होगा। ये वाह वाह, उन्होंने क्या बात है, क्या 1995 बात। में इसकी घोषणा की थी। और मैंने बहुत समय के बाद 2020 में एक कविता लिखी थी कि ये तिरंगा जो है अब निकल आया है फिरन से। और इस तरह से कुछ पंक्तियां, अगर समय है तो। समय है। हाँ, कुछ पंक्ति सुनाइए, सुनाइए कुछ पंक्ति। जी जी। आओ मैं तुम्हें सौंपता हूं विरासत में कश्मीर। ये बच्चे को के लिए मैंने लिखी है, आदित्य। हाँ, आओ मैं जरूर। तुम्हें सौंपता हूं विरासत में कश्मीर, तुम लिख देना मेरी ओर से मेरी माटी पर नमन। मैं तुम्हें सौंप रहा हूं केवल नींव, ये पेड़ पौधे, ये गर्व से ताकता गगन। मेरे यह विशाल पर्वत नहीं बचा सके थे उस दिन मेरे तन्हा घर को, जब उन्मादी हो गई हवा ने जला डाला था मेरा पूरा गांव। पर नहीं जला पाए मेरी आस्था, मेरे विश्वास और फिरन में छिपाए तिरंगे को। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भरत जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अंत में कुछ पंक्तियां हैं इसकी। आज वही हम्म। तिरंगा बरसों बाद फिरन के कवच से बाहर निकल आया है। आज वही तिरंगा बरसों बाद फिरन के कवच से बाहर निकल आया है, और फहरा रहा है, और फहर रहा है मेरे रिश्ते घावों पर मरहम बनकर। तो वाह ये वाह वाह वाह। वो तिरंगा फिरन में छिपाए, और बाद में ये लिखी थी कि ये तिरंगा जो है अभी निकल आया है। जैसे आपने अभी बात की, अभी जो पिछले 2-3 साल तो काफी अच्छा वातावरण रहा, लेकिन मानवता के लिए तो बहुत ही बुरा रहा। कोरोना काल रहा, तो इसने मत दिया सारे विश्व को, हम सबको। इस काल खंड में मैंने कोरोना पे बहुत कविताएं लिखी हैं, तो जो अपने में एक संग्रह है, जो कुछ समय के बाद आ सकता है। कोरोना पे, कोरोना काल पर एक कविता संग्रह है। और इसके साथ साथ
जो कश्मीर पर मैंने कविताएं लिखी हैं इन पिछले 3-4 सालों और थोड़ा सा बहुत आगे भी, उस पर भी एक संग्रह मेरा आ सकता है। और एक माँ को समर्पित मैंने बहुत कुछ लिखा है, अभी समय नहीं मिला मुझे छापने का। और कुछ अलग मूड की कविताएं भी लिखी हैं मैंने, जैसे मन की जो अवस्थाएं होती हैं, जो मन के जो मूड होते हैं, और उन अवस्थाओं पर भी एक अलग से कविताएं लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि कोई 2 या 3 संग्रह जो है वो अभी मेरे आसपास, और आपने मुझे अवसर दिया, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे लगता है कि पहली बार मैं ऑनलाइन और साहित्यिक चर्चा, विशेष रूप से साहित्यिक चर्चा में, मतलब कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में और कॉन्फ्रेंस में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत रूप से मतलब एक रचनाकार पर जो आपने कार्यक्रम किया, और कई समय से आप जो है इस पटल के माध्यम से जो है बहुत सारे आदरणीय बंधु यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी अपनी बात कही, और उसी श्रृंखला में जो है आज आपने मुझे भी आवाज दी है, और आपका पूरा अधिकार है, आप मेरे अग्रज हैं, और उसके माध्यम से आज पहली बार जो है मुझे अपनी इन साहित्यिक रचना, और मैं बहुत ही हिचकता हूँ, मैं बहुत हिचकता था अपने बारे में बोलने से। मैं सही बताऊं आपको कि मैं सोच रहा था मेरे में इतनी चीजें है ही नहीं, शायद 5-10 मिनट के बाद उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मैंने कभी अपनी ओर देखा नहीं, मैं केवल बस आगे देखता रहा, आगे बढ़ता रहा, चाहे बच्चा आए मेरे सामने या समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो शब्दों में कहीं फंसा हुआ है, तो शब्द सेवा हमने की है समाज में, साहित्य में, जो हमारे भावी रचनाकार है उनके लिए। लेकिन अपनी ओर मुड़ने का जो समय है ना, वो मुझे नहीं मिला। आज आपने वो जो अपनी ओर मुड़ने का जो समय है, वो अवसर जो है वो आज आपने मुझे दिया है। और कभी बहुत पहले 2013 में मैं कश्मीर गया था, तो कविता पाठ हो रहा था आकाशवाणी में, तो हमारे जो साहित्यकार बंधु हैं श्री सतीश विमल जी, बातों बातों में ही उन्होंने मतलब एकदम ऑन स्पॉट मतलब प्रश्न करने शुरू कर दिए थे। तो एक थोड़ा सा छोटा सा एक उन्होंने एक इंटरव्यू जैसा लिया था। तो अभी मतलब अवसर मिले थे बीच में, और भी मतलब आवाजें आई थी जरूर, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब डरता था, हिचकता था अपने बारे में बोलने से, क्योंकि मुझे लगता था कि अपने बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो एक कविता का सहारा आपने दिया, तो कविता के माध्यम से जो हमने बात की, तो ये एक आश्रय मिला मुझे कि कविता को पकड़ते हुए मैंने अपने बात की। मतलब डर तो है ही, लेकिन कविता जो है वो डर से आपको निकालती है बाहर। कविता एक ऊर्जा देती है, कविता जो है एक साहस देती है, कविता जीवन की आशा है। जो निराशा हम लिखते हैं पीड़ाओं पर, लेकिन निराशा से हमें उबारने वाली कविता ही है। जीवन से जो बहुत ही आसपास जो भी चीजें हैं, माँ हमसे बिछड़ गई, तो कविताओं के माध्यम से जो है मैंने माँ को वापस लाया, और मुझे लगता है कि वो कविताओं के साथ मेरे साथ है। जैसे कश्मीर की पीड़ा है, जैसे और बातें हैं, और हमारा जो मतलब जो लक्ष्य है, जो जीवन है, वो शायद बहुत सारे लोग जो है जो साहित्यिक रुचि रखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ समाज में भी आम लोग हैं, कुछ हमारे साहित्यकार, अभी हमारे बहुत सारे बंधु जुड़े हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी सुना, इतने समय हमारे साथ जुड़े रहे, एक बहुत बड़ी बात है। और कल भी जब आपने ये पोस्ट शेयर की, साझा की, तो बहुत सारे मतलब ऐसे व्यक्तित्वों के नाम आए जिन्होंने बहुत कुछ बोला, मेरा नाम उल्लेख करके। हमारे एक साहित्यकार बंधु है जिन्होंने पूरी कथा ही लिख दी कि किस प्रकार से मैंने पीएचडी भी किया है। मैंने रमेश चंद्र शुक्ल जी, हाँ, रमेश चंद्र शुक्ल जी ने आज भी जुड़े हैं हमारे साथ। और मैं आपसे भरत जी अब ये निवेदन करूंगा कि आप जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े थे आज, मैं तो उनका हृदय से आभार तो व्यक्त करता ही हूँ, और आप उनके जो कमेंट्स है आप उनको पढ़िए, और आप फिर उन पर अपनी भी आप उसका उत्तर दे दीजिए, टिप्पणी दीजिए। और कविता में अंत में यही कहूंगा कि कविता में डर, वेदना, पीड़ा, ये सब कुछ आप अभिव्यक्त करिए, लेकिन कविता न डराने के लिए होती है, न किसी को व्यथित करने के लिए होती है,
न किसी को निराश करने के लिए होती है। कविता की सबसे बड़ी शक्ति है कि आप हर एक व्यक्ति को आशावान बनाइए, हर एक व्यक्ति को उसका मार्ग प्रशस्त करिए और हर एक व्यक्ति को इतना दिलासा दीजिए, प्रेरणा दीजिए कि वो एक फिर मजबूत होके अपने पांव पर खड़े होके अपना आत्मबल लेकर आगे बढ़े। और जो हमने खोया है 1990 के बाद, ईश्वर करे और कविता का साथ हमारे साथ रहे। कहते हैं ना, कविता जो होती है माँ सरस्वती होती है, वो हमारे साथ रहेगी और हम फिर अपने लक्ष्य को मुझे लग रहा है कि बहुत ही शीघ्र हम उसको फिर प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत जी थे जम्मू से, जो एक निर्वासन कवि के रूप में वहां रह रहे हैं। तो भरत जी, अब हम आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद आपका, आभार। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मित्रों, आज हमारे साथ जम्मू से यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित थे उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद में, कविता के बहाने कार्यक्रम में डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत। इस समय जम्मू में निर्वासन में रह रहे हैं, लेकिन अब वो समय बहुत जल्दी ही आना चाहिए जब हमें ये ना कहा जाए कि ये लोग निर्वासन में रह रहे हैं, और ऐसी आशा जगनी चाहिए हर एक में कि हम फिर वापस जाकर अपना जो मूल स्थान है कश्मीर, हम वहाँ पर फिर रहने लगे और वहाँ फिर हम आबाद होने लगे। और इसी आशा के साथ और इसी दिलासे के साथ मैं अपने मित्रों से भी अब ये कार्यक्रम आज का संपन्न करने की अनुमति चाहता हूँ।